मैं ऐश्वर्या पुरी स्वागत करती हूँ आप सबका यूजीसी नेट के हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट अराउंड 24/7। एनटीए यूजीसी नेट ने जून 2024 साइकिल के लिए अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है। इसमें उन्होंने एग्जाम डेट्स, फॉर्म फिलिंग की डेट्स एक्सेट्रा रिलीज की हैं। इसी के साथ साथ यूजीसी का नया बुलेटिन भी आ गया है जिसमें आपको कंप्लीट ऑलराउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, 360 डिग्री की वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि एलिजिबिलिटी से लेकर रिजल्ट तक की सारी जानकारी आपको देंगे। अब इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है बिकॉज ये काफ़ी एक 100 पेजेस का ये लंबा सा बुलेटिन है। इसको पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, इसको समझना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत स्टूडेंट्स तक इसका एक्सेस नहीं रहता, जिसकी वजह से वो रिजर्वेशन का बेनिफिट खो देते हैं। कभी कभी उनका फॉर्म नहीं ठीक से भर पाता, कभी कभी सब्जेक्ट्स के मामले में वो मात खा जाते हैं, जिससे उनका एक साइकिल वेस्ट हो जाता है। लेकिन आज के सेशन में हम इस लेंदी बुलेटिन को नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम सभी ज़रूरी जानकारियों को बड़ी आसान शब्दों में समझेंगे। मैंने अपने हाथ से सारे नोट्स आपके लिए यहाँ बना लिए हैं, तो एक एक करके मैं सभी आपके डाउट्स को यहाँ टेकअप करूंगी और सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समझाऊंगी। किसी भी एग्जाम में अपीयर करने से पहले सबसे पहले आपको उसके अराउंड एक एलिजिबिलिटी बनानी है। उसकी एलिजिबिलिटी बनती है सबसे पहले आपकी खुद की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर और दूसरा आपकी एज लिमिट एक्सेट्रा पर। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि एग्जाम क्या है और इसमें आप अपनी एलिजिबिलिटी को कैसे बना सकते हैं। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने घंटे का एग्जाम होगा, किस तरीके के टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं, कैसी तैयारी आपको करनी है। तीसरा और फाइनल सवाल, रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये सब कुछ हमें समझना है। तो इनको बड़ी आसानी से हम एक फ्लो में समझेंगे। सेशन की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गई है हमारे पास, तो डेट से शुरुआत कर लेते हैं बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहले इसी बारे में जानना चाह रहे थे। तो देखिए, आपकी एग्जाम की जो भी डेट है ये फाइनल डेट नहीं आई है, ये अभी फिलहाल एक टेंटेटिव डेट है हमारे पास, विच इज 21 जून टू 30 जून। अभी तक हम मान के चल रहे थे, अगर हम पिछले साल के कुछ साइकिल्स को देखते, हिस्ट्री को देखते, तो ये आपका एग्जाम फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जून में स्टार्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ये शुरू नहीं हो पा रहा है अभी, क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन खुद लेट है। नोटिफिकेशन भी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाना चाहिए था, अब हम सेकेंड वीक से भी ऊपर आ गए हैं, थर्ड वीक में एंटर कर गए हैं, तो उसी वजह से ये डिले थोड़ा सा देखने में मिल रहा है। इसका रीज़न एक ये भी है कि हमारे चेयरमैन साहब की चेंज आया था बीच में, न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, जिसकी वजह से ये चेंज हमें देखने को मिला। बट एनीवे, अभी भी ये डेट हमें टेंटेटिव ही बताई गई है। टेंटेटिव का मतलब है कि अगर किसी कारणवश आपका एग्जाम इस डेट को नहीं हो पाता है तो एनटीए के पास पूरी पूरी पावर है कि वो इस एग्जाम डेट को चेंज कर सकता है। दूसरा यहाँ पे डाउट बनता है, फॉर्म फिलिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल को ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और 16 अप्रैल शाम 5 बजे से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके लिए आपको मिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, 20 से 21 दिन एवरेज दिए जाते हैं, उतने ही दिन इस बार भी दिए गए हैं। 7 मई तक फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चलेगी। आप अपनी पेमेंट ऑनलाइन मेथड से 8 मई तक कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन विंडो भी मिलेगा 2 दिन का, 9 और 10 को। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि बुलेटिन में इस बात को बहुत बार रिपीट कर करके समझाया गया है कि अगर आपका किसी भी कारणवश आपका फॉर्म फिलिंग का डेट निकल जाता है या फिर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म में, जो करेक्शन विंडो में भी आप नहीं ठीक कर पाए, तो उसके ऊपर हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे। फिर वो जो डिटेल्स आपने अपने फॉर्म में भरी हैं उसी को सही माना जाएगा। अब आपको ये लग रहा हो सकता है आपको ये लगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक हो गई तो क्या हुआ, लेकिन नहीं। कल को जब आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए जाते हैं और आपकी डिटेल्स नहीं मैच होती हैं आपके आधार के साथ या आपके किसी भी और दूसरे आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ, जब नेट के सर्टिफिकेट की डिटेल्स मैच नहीं होती हैं तो आपको इनएलिजिबल मान लिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया को हम यहाँ पर खराब नहीं कर सकते और करेक्शन विंडो को भी बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, आपको सबसे पहले वहां पर एक एलिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो एलिजिबिलिटी कैसे बनाई जाएगी वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, एलिजिबिलिटी यहां पर बनाई जाती है दो तरीकों से। एक तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, दूसरा आपकी एज लिमिट। पहले एज लिमिट को समझ लेते हैं, फिर हम क्वालिफिकेशन पे आएंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आप नेट के लिए अगर अपीयर कर रहे हैं, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए, उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है।
यानी आप 40, 45, 50 साल के भी हैं तब भी आप नेट के एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ पीएचडी में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी एडमिशन के लिए स्कोर चाहते हैं, उसके लिए नेट दे रहे हैं, तब भी आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलो बनना है, जेआरएफ स्कॉलरशिप का बेनिफिशियरी बनना है, इन दैट केस गवर्नमेंट आप पे अपर एज कैप लगा रही है जो है 30 इयर्स। अभी अपर एज लिमिट हम काउंट कैसे करेंगे? तो जिस महीने में एग्जाम है उस महीने की पहली तारीख तक आपको 30 या उसके अंडर रहना है, उसके ऊपर होते ही आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपको 1 जून 2025 तक 30 इयर्स एंड उसके अंडर के एज ब्रैकेट में रहना है। अगर किसी भी कारणवश एग्जाम डेट पोस्टपोन हो जाती है, से आपकी जो एग्जाम डेट है वो जून से जुलाई में चली गई, तो इन दैट केस जुलाई 2025 तक आपको अपनी एज लिमिट पूरी करनी होगी। वहां पर कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का बेनिफिट कुछ स्टूडेंट्स को मिल सकता है। तो ये एज लिमिट बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों का कुछ दिनों से एलिजिबिलिटी रह जाता है, विच इज़ वेरी हर्टफुल, बट लेट्स होप कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो यहाँ प्रे कर रहे हैं जेआरएफ के लिए वो अपनी इस एज लिमिट को पूरा कर लें। अगर आप एक विमेन कैंडिडेट हैं या रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी नेट मानता है सेंट्रल लेवल पे आपको, आपके पास SC ST कोटा है या आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, PWD कैटेगरी से हैं या थर्ड जेंडर को बिलोंग कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी प्लस विमेन कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का बेनिफिट मिलेगा। यानी आपकी जो एज लिमिट होगी वो 35, यानी कि आप 35 साल से ऊपर नहीं हो सकते अप एंड अंटिल 1 जून 2025। ये एज लिमिट आपने पूरी कर ली। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है आपकी एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन पर कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट है 55%, सेकंड पार्ट है 50%, थर्ड पार्ट है आपका अपियरिंग एंड फोर्थ पार्ट है एक स्पेशल कैटेगरी दैट इज अ 4 ईयर बैचलर जहाँ पर 75% का एग्रीगेट चाहिए। तो चारों कैटेगरीज को हम एक बार देख लेते हैं। आइए, किसी भी एवरेज ह्यूमैनिटीज़ या लैंग्वेज के स्टूडेंट, कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट को जिसके पास एक MA MCOM या MSc नहीं MA MCOM डिग्री है, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को मास्टर्स में एटलीस्ट 55% स्कोर करना है अगर वो जनरल या PWD कैटेगरी का, सॉरी जनरल अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी को बिलोंग करता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इज EWS आप जनरल में होके भी हो सकते हो। इनकी मेरिट कट ऑफ थोड़ी कम जाती है जनरल कैटेगरी से, बहुत फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी पड़ती है, बट आपको डेफिनेटली वहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मास्टर्स में मिनिमम 55% स्कोर करना है। अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हो, यानी आप सेंट्रल SC SC लिस्ट में हो या आप OBC नॉन क्रीमी लेयर हो या फिर आप PWD या थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हो, इन दैट केस आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी आपकी मास्टर्स में आपको एटलीस्ट 50% स्कोर करना है टोटल, राउंड ऑफ नहीं करके बताना कि 5 सब्जेक्ट्स में अपीयर किया था, 4 सब्जेक्ट्स में मेरा मैम बेस्ट ऑफ 4 बन रहा है 50%, ऐसे नहीं चलेगा। जितने भी आपने सब्जेक्ट्स में अपीयर किया था ऑल सब्जेक्ट्स में आपका टोटल एग्रीगेट बनना चाहिए 50% एटलीस्ट, अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हो। अगर आप अपीयरिंग का मतलब कि आप अभी मास्टर्स में हैं, आप अभी अपीयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, या आपने एग्जाम दे दिया है मास्टर्स का, आपका रिजल्ट नहीं आया अब तक, इस केस में क्या करेंगे? स्कोर तो है नहीं, तो इस केस में भी आप नेट के लिए एलिजिबल हो, आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, बेशर्ता कि आपको फ्रॉम द डे ऑफ रिजल्ट, मान लो मैंने अपना एग्जाम दिया, मेरा मास्टर्स का रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट आ जाता है 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त ऑफ दिस ईयर से लेकर 31 अगस्त 2027 तक मुझे अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करना है। यानी कि मेरा रिजल्ट 2 साल के भीतर आ जाए और मैं NTA UGC को अपनी ऑफिशियल मार्कशीट भेज दूं और मैं इनको दिखा दूं कि मैं एलिजिबल बन रही हूँ। अगर मैं उस एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाती तो मेरे नेट सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया जाएगा। अब एक तीसरी चौथी कैटेगरी भी नेट ने ऐड कर दी है, ये रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं NTA UGC नेट में, जो कि है कि अगर आप एक 4 ईयर बैचलर कोर्स से आए हैं, से आप एक इंजीनियर हैं एंड आप PhD डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च R&D में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी UGC आपको एक नया प्रोविजन दे रहा है। इस प्रोविजन के थ्रू आप कॉलेज में लेक्चरर नहीं बन सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ JRF और PhD के लिए एलिजिबिलिटी आपको दे देगा। और ये है कि अगर आप 8 सेमेस्टर वाले कोर्स में या 4 ईयर वाले कोर्स में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी BTech कोर्स में हैं, बायो इंजीनियरिंग कोर्स में हैं,
इन दैट केस आपको एटलीस्ट 75% एग्रीगेट स्कोर कंप्लीट करना है, 75% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। या फिर अगर आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जीपीए सिस्टम है, तो जो भी जीपीए इक्विवेलेंट यहाँ बना उस एलिजिबिलिटी आपको पूरा करना है। प्लस इसके साथ साथ ये आपको, आप अगर फाइनल ईयर में हैं, लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर यानी 4th ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर यानी आप 8th सेमेस्टर में हैं, और आप अपियरिंग हैं उधर, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आप अपियरिंग हैं तो पीएचडी के मामले में क्या रहेगा, क्योंकि पीएचडी की एलिजिबिलिटी उस स्कोर की 1 साल रहती है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि पीएचडी के लिए आपको 1 साल के विदिन अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करना है, और ये नॉर्मल एमए वालों के लिए भी जाता है जो 2 इयर्स एमए करेंगे, क्योंकि नेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लेकिन जेआरएफ की 3 साल है और पीएचडी स्कोर की 1 ईयर वैलिडिटी है। इसका मतलब है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन से 1 साल के भीतर आपको अपनी पीएचडी की आपको अपनी मास्टर्स की क्वालिफिकेशन को पूरा करना है, ताकि आप उसी साल के भीतर पीएचडी में एडमिशन करने के लिए एलिजिबल हों। वरना 1 साल बाद आपका पीएचडी का स्कोर खत्म हो जाता है, आपको फिर से नेट में अपीयर करना पड़ेगा, फिर से स्कोर वहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एक पॉइंट आ ही गया है तो इसको हम ज़रा समझ भी लेते हैं कि ये क्या है, ये पीएचडी वाला मुद्दा क्या है। तो दरअसल ये रीसेंट चेंजेस हैं जो एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में हुए हैं, क्वालिफिकेशंस में हुए हैं, कैटेगरीज में हुए हैं। पहले क्या था, अब से पहले हम सिर्फ ये 2 कैटेगरीज देखते थे नेट क्वालिफाई करने के बाद, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो या आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब पूरे देश में हायर एजुकेशन को, रिसर्च को, R&D को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूजीसी ने कहा कि हम नेट के एग्जाम के थ्रू ही यहाँ एडमिशन करवा देते हैं। तो देश की बड़ी बड़ी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज अब यूजीसी नेट का स्कोर लेती है पीएचडी में एडमिशन करवाने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अब नेट के स्कोर के बेसिस पर 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। कैटेगरी फर्स्ट है जेआरएफ। तो जिसका जेआरएफ निकल गया उसके पास ऑटोमेटिकली नेट तो है ही है, मतलब वो देश भर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो एलिजिबल है ही है, ठीक है। साथ ही साथ ऑफ कोर्स वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है विद अ स्कॉलरशिप ऑन टॉप, तो ये उसको बेनिफिट मिलेगा। वंस ही और शी एंटर्स इनटू जेआरएफ, तो लेटर ऑन वो एसआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी 2 है नेट एंड पीएचडी ओनली। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो टॉप 6% के कैंडिडेट्स हैं। ये देश भर में नेट का सर्टिफिकेट लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल है, साथ ही साथ इनके पास एक पीएचडी का स्कोर भी आ गया, और इस बेसिस पर ये किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जेआरएफ नहीं मिलेगा, सिर्फ पीएचडी मिलेगा, और इस स्कोर की वैलिडिटी रहेगी, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर। इसलिए मैंने आपको वहाँ बताया 4 ईयर वाले कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है कि अगर वो अपियरिंग केस हैं तो विद इन अ ईयर वो अपना रिजल्ट सप्लाई करते हैं एनटीए यूजीसी को, क्योंकि उनको मिल रहा है सिर्फ पीएचडी में एडमिशन, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला स्कोप नहीं है। तो 1 साल के भीतर अगर नहीं किया तो सर्टिफिकेट वहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी 3 पे। दिस इज पीएचडी ओनली, मतलब अगर आपको सिर्फ पीएचडी में करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही नहीं है, आपको सिर्फ रिसर्च में जाना है, तो आप बड़े कंफर्टेबली एक कंफर्टेबल स्कोर लेकर पीएचडी ओनली में एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपका नेट पहले से क्वालिफाइड है, यानी आपका नेट 2024 से पहले क्वालिफाइड है, 2023 से पहले क्वालिफाइड है, इन दैट केस क्या आपको ये एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि एक रीसेंट डेवलपमेंट है। तो मान लीजिए जैसे मैंने अपना नेट 2018 में क्वालिफाई किया था, लेकिन मुझे इस साल पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो मुझे इस बार जून में नेट के लिए अपीयर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से मुझे नया पीएचडी का स्कोर मिलेगा। मेरे टाइम 2018 में नहीं था पीएचडी का स्कोर, तो मुझे करंटली न्यू डेवलपमेंट्स के बेसिस पर फिर से एक बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए अगर किसी का पहले से क्वालिफाइड है तो, ठीक है। कैटेगरी 1 में जेआरएफ की एलिजिबिलिटी रहती है, जेआरएफ स्कोर की एलिजिबिलिटी रहती है 3 इयर्स। 3 साल तक आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द जेआरएफ स्कोर। पीएचडी की मैंने आपको बता दी एलिजिबिलिटी रहती है 1 ईयर, और नेट की एलिजिबिलिटी रहती है लाइफ टाइम। नेट के लिए कोई एलिजिबिलिटी का टाइम नहीं है, ये सर्टिफिकेट की मान्यता पूरी जिंदगी है। आपने 25 साल की उम्र में नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप 50 साल की उम्र में भी जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है कि वंस दिस इज डन, आप पीएचडी एडमिशन के लिए और क्या खास बातें आपको पता हो। तो देखिए, अगर आप कैटेगरी 2 या 3 के हैं, मतलब अगर आप जेआरएफ हैं और दिन इंग्लिश में मान लीजिए, अगर मैं एक साइकिल की बात करूं,
इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, तो एक साइकिल में 100 से 150 लोगों को ही जेआरएफ मिलता है ना, कभी कभी उससे भी कम मिलता है। तो आप अगर जेआरएफ लेके किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली वो पीएचडी में एडमिशन दे ही देंगे। लेकिन अगर आप कैटेगरी 2 या 3 में हो कि आपके पास सिर्फ पीएचडी का स्कोर है या सिर्फ नेट है, इन दैट केस आप कैसे यूनिवर्सिटी को अप्लाई करोगे? तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यूजीसी का स्कोर ले रही है वो आपके यहाँ के स्कोर को, जो आपने नेट में दिया है उस स्कोर को 70% की वेटेज देगी और 30% आपका एक वाइवा एग्जाम होगा, ओरल टेस्ट होगा, वाइवा एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा जिसके थ्रू वो आपको मार्क्स देंगे। उस मार्क्स की वेटेज है 30%, आपके नेट के स्कोर की वेटेज है 70%। इसको जोड़ के 100% में से आपको वो यूनिवर्सिटी पीएचडी में एडमिशन दे देती है। इसके अलावा आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से फेलोशिप्स भी मिल सकती हैं और आपका ये स्कोर पीएसयूज को भी भेजा जाता है, सो दैट नेसेसरी कैंडिडेट्स को, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में किसी थिंक टैंक में डालना है, या हमें इकोनॉमिस्ट्स की ज़रूरत है, जेआरएफ इन इकोनॉमी की ज़रूरत है जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने में मदद कर सके, तो वहाँ से भी ये स्कोर वहाँ पर डायरेक्टली भेजा जाएगा। तो आज के टाइम में नेट का सर्टिफिकेट या जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपके पास होना सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाता है, ये आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। आप सिर्फ कॉलेज में नहीं, आप मिनिस्ट्री तक जा सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी स्कोर हो गया है आज की तारीख में ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया, आई होप ये पॉइंट सबका क्लियर है। मैं एक बार आपको ये भी समझा देती हूँ कि किस तरीके का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। एक बार हम थोड़ा यहाँ पर हमारे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आ जाते हैं। सो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर जी एलिजिबिलिटी एटसेट्रा मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ। ये वाला सारा हमने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। मोरलेस ये वाला सारा हमारा पॉइंट क्लियर है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द एग्जाम पैटर्न। एक बार आपने अपनी एलिजिबिलिटी बना ली, आपने अपनी सब्जेक्ट में एलिजिबिलिटी बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का रहेगा। एग्जाम का पैटर्न देखिए, यहाँ पर आपको टोटल 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होता है। फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्जाम से लेकर आपका फाइनल रिजल्ट सब ऑनलाइन है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बार बार बताया गया है कि आपको कुछ भी आपका प्रोसेस आपको ऑफलाइन करना ही नहीं है, वो उसको करेक्ट मानेंगे ही नहीं। कि आपको लग रहा है आपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपने उसको भर के उनको डाक भेज दिया, तो वो एलिजिबिलिटी नहीं बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सो एग्जाम भी आपको ऑनलाइन मोड में हो रहा है। आपको 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। 180 मिनट का एग्जाम है जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये 150 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चंस कम फ्रॉम पेपर 2। तो हर सही आंसर की वेटेज है 2 मार्क्स। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ा है तो वो अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, लेकिन यही सजेस्ट किया जाता है कि अनअटेम्प्टेड मत छोड़िए, क्योंकि कल को कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तुक्का मार के कुछ भी ठीक कराना वहां पर। तो आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, यानी यहाँ पर 100 मार्क्स, यहाँ पर 200 मार्क्स की तैयारी करनी है। टोटल मेरिट आपकी 300 मार्क्स में से देखी जाएगी। अगर फॉर वट एवर रीजन किसी सब्जेक्ट में एग्जाम 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है, इन दैट केस स्कोर में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ऑल्दो जनवरी वाले साइकिल में, जैन 2025 साइकिल में एनटीए नेट ने कोशिश की पूरी और बहुत सक्सेसफुल भी रहे इसमें, कि किसी भी सब्जेक्ट में वो डबल शिफ्ट में एग्जाम ना करवाएं, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ही बने रहते हैं। अब इस एग्जाम पैटर्न को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स का आता है, मैम नेगेटिव मार्किंग। तो फिलहाल ये जो बुलेटिन है बेटा हमारे पास, ये ना अभी सिर्फ और सिर्फ नेट जून 2025 का है। तो इसमें तो देखो साफ और स्पष्ट भाषा में लिखा है दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। फिलहाल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उन्होंने इनफैक्ट अपने बुलेटिन में खुद ये लाइन लिखी है कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन का या इनकरेक्ट आंसर का स्कोर बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोई क्वेश्चन कुछ भी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है। तो अटेम्प्ट करके आना, गिवन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो वो खुद जब बुलेटिन में लिख रहे हैं ये बात कि हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं नो नेगेटिव मार्किंग का, तो आप एज ए कैंडिडेट क्यों नहीं उठाएंगे? जरूर उठाना है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर फॉर वट एवर रीजन, टेक्निकल रीजन, ह्यूमन एरर, इनकरेक्ट आ गया है, या फिर क्वेश्चन ही गलत है, उसके ऑप्शन ही गलत है और नेट उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है,
तो वो सभी लोग जिन्होंने कुछ भी भरा था, मतलब 4 ऑप्शंस में कुछ भी भरा था, उसको स्कोर मिलेगा, उसको 2 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था, आपने सोचा अरे क्वेश्चन ही गलत है, मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता, तो आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मान लो मेरा कोई स्टूडेंट है, वो कह रहा है मैम मेरे 180 मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ इस बार गई 186। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन, जिनका ड्रॉप क्वेश्चंस और इनकरेक्ट क्वेश्चंस का मार्क्स का बेनिफिट उठा के स्कोर 188 190 हो गया और उनका बैठे बैठे नेट क्वालिफाई हो रहा है। मतलब उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनका नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा था, लेकिन यहाँ बेनिफिट मिलने की वजह से नेट क्वालिफाई हो गया। तो क्वेश्चन कोई भी अनअटेम्प्टेड आपने यहाँ पर नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, अब एक और बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि मैम एग्जाम डेट का क्या। आपने ये सब इंपॉर्टेंट जानकारियां तो बता दी, एग्जाम डेट का क्या। एग्जाम डेट इन्होंने फिलहाल 21 से बताई है ना। हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जाम डेट आपकी 6, 7 या 10 जून से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन एग्जाम डेट उस हिसाब से थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है। इसमें कोई और डिले हो सकता है क्या? तो देखिए, नॉर्मली डिलेज होते हैं जब इंटरनल वर्किंग्स में कोई इश्यूज आते हैं। क्या ये फिलहाल आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली चेयरमैन जी बदले गए हैं। तो चेयरमैन साहब के बदलने से अगर बीचों बीच उनको लगा कि कहीं कोई माइनर चेंज लाना है या कोई ऑपरेशनल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है फॉर्म फिलिंग की डेट भी 2-3 दिन बढ़ा दें और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम डेट भी 1 हफ्ता आगे जा सकती है। एग्जाम डेट अगर 1 हफ्ता भी आगे चली गई, हो सकता है वो जुलाई तक पहुंच जाए। मान लो आपका फर्स्ट एग्जाम 3 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, तो वहां उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिनका बर्थ डेट या जिनकी एलिजिबिलिटी जून में पूरी हो रही थी। बिकॉज अभी क्या है, हमें 1 जून तक अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करनी है जेआरएफ में। अगर एग्जाम डेट आगे जाती है, जुलाई तक जाती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहां पर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस करना फिलहाल मुझे बहुत लॉजिकल नहीं लगता है। अभी हमें यही मान के चलना है कि यही हमारी एग्जाम डेट है और इसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। कुछ भी अगर डिले होता है वो बेनिफिट ही है हमारे लिए। हम सिलेबस टाइम पे पूरा करके बैठेंगे, कोई भी अगर डिले है वो हमें रिवीजन का ही ज़्यादा वक्त देगा, बेनिफिट ही देगा, उसका कोई हमें नुकसान नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे सेशन के बिगिनिंग में आपको समझाया, फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको अब और इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपनी फॉर्म फिलिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। कोई भी अगर और दिक्कत आती है, वेबसाइट क्रैश हो रही है, कोई भी और ऐसा इशू है, तो आपको बैक टू बैक ट्राई करते रहना है। एक बार फॉर्म फिलिंग की कोशिश की और नहीं पूरा हुआ, आपका स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं पूरा हुआ, तो वो फॉर्म इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। एंड मैं फिर से रिपीट करके बता रही हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बार बार बताया गया है, कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके नाम की, आपके मदर्स नेम की, एज की, एड्रेस की, करेक्शन विंडो के ऊपर भी अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो नेट उसको करेक्ट नहीं मानेगा, ठीक। अब आपका जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी या सिलेबस है, ये ऑफिशियल नेट की वेबसाइट पर भी है। इसके अलावा हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के टीचर्स अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के सिलेबस और एलिजिबिलिटी रिलेटेड सेशंस भी लेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। साथ ही साथ अगर आप इस अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फ्री टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, तो वीडियो में नीचे लगे गूगल फॉर्म को भर देना। गूगल फॉर्म में अपना मेल आईडी हमें बता दो, हम आपकी मेल पे आपको हमारी पेपर 1 की फ्री टेस्ट सीरीज फॉरवर्ड करेंगे। और ऐसी सभी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को। दिस इज ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाय बाय।